नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन यूं पेशेगत, अच्छे, समझदार और नामी अर्थशास्त्री हैं, मगर वे कुछ समय से अर्थशास्त्री के बजाय नेताई अंदाज में व्यवहार कर रहे हैं। मीडिया, भाषण, बयानबाजी में उन्होंने रिजर्व बैंक के तमाम पुराने गवर्नरों को पीछे छोड़ा है। शायद एक वजह यह है कि वे भारत के मौजूदा नीति नियंताओं के बीच आर्थिकी के मामले में अपने को अंधों में काना राजा मानते हैं। केंद्र सरकार और सत्ता प्रतिष्ठान में अर्थशास्त्री व वित्तीय जानकार सामान्य, इसलिए उन्हें मुगालता है कि वे ज्यादा ठोस काम कर रहे हैं, ज्यादा समझदार हैं, तभी हर बात पर टिप्पणी करेंगे और ऐसी बात कह देंगे जिसकी उन्हें जरूरत ही नहीं है। भारत के बैंक भारी संकट में है, बाजार में मांग का टोटा है, मौद्रिक नीति से 10 तरह की रुकावटें हैं। हिसाब से रिजर्व बैंक गवर्नर राजन को चुपचाप इन चुनौतियों पर फोकस रखना चाहिए, मगर वे प्रवक्ता की तरह अलग अलग मुद्दों पर बोलने के शगल में बह गए हैं। जरूरत नहीं थी कि तेज रफ्तार विकास की बातों में आगाह करते या अंधों में काना राजा जैसा जुमला बोलने की, या एनपीए के मामले में नैतिकतावादी न होने की, या ऑफशोर कंपनियों के पक्ष में बोलने की। भारत ने रिजर्व बैंक के एक गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह का मौन अर्थशास्त्र अनुभव किया है, तो रघुराम राजन का अर्थशास्त्र बेवजह की जुमलेबाजी का बन रहा है। वैसे उनका यह कहा गलत नहीं कि ज्यादा उछलो नहीं। दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है, इसलिए भारत की स्थिति अंधों में काने राजा जैसी है। इसके भावार्थ, इसकी हकीकत पर विचार भी जरूरी है। आज इस सब पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। सत्ता में आने पर 1977 में जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी को लेकर जो गलती की थी, नरेंद्र मोदी की सरकार वो गलती नहीं दोहराएगी। भाजपा के जानकार सूत्रों के मुताबिक अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में अगर सबूत मिल भी जाते हैं तो सोनिया गांधी के खिलाफ एक सीमा से आगे कार्रवाई नहीं होगी, यानी किसी हाल में बात उनकी गिरफ्तारी तक नहीं पहुँचेगी। 1977 में जेपी के मना करने के बावजूद मोरारजी देसाई की सरकार ने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया था और उससे पूरे देश में उनके प्रति सहानुभूति पैदा हुई थी। बहरहाल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सोनिया गांधी, अहमद पटेल और उस सौदे के समय यूपीए सरकार से जुड़े कुछ और लोगों पर जांच की तलवार लटकाए रखेगी। इस बहाने कांग्रेस और सोनिया गांधी के परिवार को भ्रष्टाचार के मामले में बदनाम करने का अभियान चलेगा। चूंकि अगस्ता सौदे को लेकर ये बात उठने लगी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री से सौदेबाजी की और इतावली मरीनों को छोड़ने के लिए सोनिया गांधी के खिलाफ सबूत मांगे, सो इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ी तो सोनिया के प्रति सहानुभूति होगी। तभी कहा जा रहा है कि अगस्ता वेस्टलैंड का मामला सीबीआई, ईडी आदि की जांच में उलझा रहेगा और सरकार तलवार लटकाए रखेगी। गुजरात से जुड़े कई मामलों में नरेंद्र मोदी के ऊपर भी 1 दशक से ज्यादा समय तक तलवार लटकी रही थी। हालांकि कांग्रेस नेता मान रहे हैं कि राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया के ऊपर से फोकस अपने आप हट जाएगा, लेकिन भाजपा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया के साथ साथ राहुल भी घिरेंगे। उत्तराखंड के राजनीतिक संकट की वजह से वहां की एक राज्यसभा सीट कांग्रेस के हाथ से निकलती दिख रही है, तो झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आक्रामक रुख की वजह से यहां भी कांग्रेस के हाथ से एक राज्यसभा सीट निकलती दिख रही है। राज्य की 2 सीटों पर जून जुलाई में चुनाव होने वाला है, जिनमें से एक सीट कांग्रेस के धीरज प्रसाद साहू की है। जानकार सूत्रों का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस सीट के लिए अपना उम्मीदवार उतारेंगे। बहुत संभव है कि जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन के छोटे बेटे बसंत सोरेन को पार्टी उम्मीदवार बनाए। विधानसभा के गणित के हिसाब से एक सीट जीतने के लिए 28 वोट चाहिए। इस समय जेएमएम के पास 19 और कांग्रेस के पास 6 सीट है। जेएमएम के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को ये सीट छोड़नी होगी, क्योंकि उनके पास नामांकन कराने के लिए भी विधायकों की जरूरी संख्या नहीं है। फिर भी अगर कांग्रेस अड़ेगी तो जेएमएम पिछली बार की तरह मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगी, ताकि कांग्रेस के लिए समर्थन करना मजबूरी हो जाए। असल में जब से कांग्रेस ने जदयू से हाथ मिलाया है और बाबूलाल मरांडी की पार्टी को साथ लेकर चुनाव लड़ने का संकेत दिया है, तब से जेएमएम के नेता अलग लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी रणनीति के तहत 2 सीटों गोड्डा और पांकी के उपचुनाव में जेएमएम ने अपना उम्मीदवार उतारा है। कुछ समय पहले जेएमएम ने लोहरदगा सीट पर कांग्रेस के सुखदेव भगत को समर्थन दिया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने जेएमएम से कोई संबंध नहीं रखा। इससे उसके नेता खासे नाराज हैं।
भारत की राजनीति में ऐसी उलटबाजी हो रही है जिसकी कुछ समय पहले तक कल्पना नहीं की जा सकती थी। ऐसी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, जिनके नेता एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। तेलंगाना में पलेरू सीट पर हो रहे उपचुनाव में टीडीपी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। बताया जा रहा है कि तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस के उम्मीदवार को हराने के लिए कांग्रेस और टीडीपी साथ आए हैं और हैरानी की बात है कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने भी उनसे हाथ मिला लिया है। वामपंथी पार्टियां भी उनके साथ आ गई हैं, यानी एक तरफ टीआरएस और दूसरी ओर बाकी सभी पार्टियां। इसी तरह उत्तर पूर्व के त्रिपुरा में सीपीएम को हराने के लिए कांग्रेस और भाजपा के साथ आने की अपील हो रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुधीरेंद्र दासगुप्ता ने स्थानीय निकाय चुनाव में लेफ्ट को हराने के लिए कांग्रेस से साथ आने की अपील की। इससे पहले भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट के साथ आने की अपील हो चुकी है। कुछ समय पहले महाराष्ट्र में एक नगर निकाय में चुनाव के बाद भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस ने शिवसेना की मदद कर दी थी। बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के साथ आने के बाद से कई क्षत्रपों के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यूपी में भाजपा को रोकने के लिए कहीं बिहार की तरह सपा और बसपा न एक हो जाएं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत अन्य नेताओं के खिलाफ एक जनहित याचिका की सुनवाई अगले सप्ताह करेगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एमएल शर्मा ने ये जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी है। इस याचिका में कहा गया है कि एक महत्वपूर्ण मामला है जिस पर जल्द से जल्द सुनवाई किए जाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस यूयू ललित ने इस याचिका को सूचीबद्ध करने के आदेश दिए। दरअसल हाल ही में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा रिश्वत मामले में इटली की अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस के अन्य नेताओं का नाम लिया है। गौरतलब है कि 2010 में यूपीए सरकार ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा के लिए इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 3600 करोड़ रुपए में 12 हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया था, लेकिन इसमें घोटाले के आरोपों के बाद उसे रद्द कर दिया था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नया हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय सूचना आयुक्त से मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक किया जाए। केजरीवाल ने केंद्रीय सूचना आयुक्त को चिट्ठी लिखकर उस पर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, ऐसे में पूरे देश की जनता जानना चाहती है, फिर आपने उनकी डिग्री से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने से मना कर दिया। आपने ऐसा क्यों किया? ये तो गलत है। अरविंद केजरीवाल ने इस चिट्ठी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं बल्कि सूचना आयोग पर भी सवाल उठाई हैं। केजरीवाल ने कहा कि आप मेरी तो सारी जानकारी सार्वजनिक करना चाहते हैं, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी आप छुपाना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि ऐसा करने से जनता के मन में शंका पैदा होगी कि क्या सूचना आयोग निष्पक्ष है। केजरीवाल ने केंद्रीय सूचना आयुक्त को इस चिट्ठी में लिखा है कि मुझसे संबंधित जानकारी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की वो हिम्मत दिखाएं। भारत के 7वें और अंतिम नेविगेशनल सैटेलाइट को लॉन्च कर इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। श्रीहरिकोटा से PSLV C-33 से IRNSS-1G को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन पर नजर बनाए हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय वैज्ञानिकों को IRNSS-1G की लॉन्चिंग पर बधाई दी। मोदी ने इस मौके पर कहा कि अब हमारे रास्ते हम तय करेंगे, कैसे जाना है, कैसे पहुँचना है, ये हमारी अपनी तकनीक के माध्यम से होगा। IRNSS-1G के लॉन्च के साथ भारत, अमेरिका और रूस की कतार में शामिल हो गया है। IRNSS-1G की लॉन्चिंग के बाद इस सैटेलाइट की मदद से न सिर्फ भारत के दूर दराज के इलाकों की सही लोकेशन पता चल पाएगी, बल्कि यातायात भी काफी आसान हो जाएगा। इससे खास तौर पर लंबी दूरी करने वाले समुद्री जहाजों को काफी फायदा होगा। भारत का इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS अमेरिका के GPS और रूस के ग्लोनास को टक्कर देने वाला है। इस तरह की प्रणाली को यूरोपीय संघ और चीन भी साल 2020 तक ही विकसित कर पाएंगे। कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व वाली हरियाणा जनहित कांग्रेस का विलय आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में हो गया। हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल ने कांग्रेस से अलग होने के बाद 2007 में किया था। आज 10 जनपथ पर कुलदीप बिश्नोई ने अपने पार्टी के विलय की घोषणा करते हुए कहा कि मैं कभी कांग्रेस से अलग नहीं हुआ था। एक परिवार में मतभेद होते ही हैं। कांग्रेस हमारे खून में है। मतभेद अब दूर हो चुके हैं। बिश्नोई ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही हमारे नेता हैं। हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा। बिश्नोई ने कहा कि मैंने कोई शर्तें नहीं रखी है और न ही मैं किसी पद के लालच में वापस आया हूं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
रघुराम राजन की बातें इसलिए नेताई है क्योंकि वे कई बार सरकार के आशावाद को काटती लगती है। उन्होंने ठीक कहा कि भारत को लंबा सफर तय करना है। ब्रिक्स देशों में भी भारत के प्रति व्यक्ति आय का स्तर सर्वाधिक कम है। 20 साल लगातार हम तेज रफ्तार विकास करें, तभी हम जो सोच रहे हैं वह पा सकेंगे। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन का 3 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन चर्चा है कि सरकार में शीर्ष पर बैठे लोग उनको नया कार्यकाल देने पर विचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब भी सरकार में फेरबदल की बात होती है तो कई लोग ऐसे निकल आते हैं जो वित्त मंत्री के लिए राजन को एकमात्र उपयुक्त दावेदार बताते हैं। उनकी ये स्थिति इसके बावजूद है कि वे कई बार सरकार की लाइन से उलट बयान देते रहते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली और देश के तमाम कारोबारी समूहों ने पिछले 2 साल में अनेक बार नीतिगत ब्याज दरों में कमी की मांग की, लेकिन राजन ने उनकी मांग के बजाय विकास दर, निवेश की संभावना और महंगाई दर के आंकड़ों को ध्यान में रखकर फैसला किया। तभी पिछले गवर्नर ने जहां लगातार 3 साल तक मौद्रिक समीक्षा के दौरान नीतिगत ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, वहीं राजन ने 4 बार ब्याज दरों में कटौती की और ब्याज की दरों को स्थिर रखा। नई सरकार आने के बाद बदली हुई धारणाओं और कुछ आर्थिक फैसलों के साथ साथ रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन की मौद्रिक नीति का योगदान है कि आज भारत में महंगाई के आंकड़े ठहरे हुए हैं और विकास दर मंथर गति से ही सही लेकिन आगे बढ़ रही है। तभी राजन जो कुछ भी कहते हैं उसको ध्यान से सुना जाना चाहिए। रघुराम राजन की अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं और अमेरिका के प्रतिष्ठित संस्थानों में आर्थिक पढ़ाते रहे हैं, इसलिए वे विश्व अर्थव्यवस्था के हालात और प्रवृत्तियों से बेहतर ढंग से परिचित हैं। तभी जब उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति अंधों में काना राजा जैसी है, यानी दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए भारत की विकास दर ज्यादा दिख रही है। उनका आकलन सही है, लेकिन जिस अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर उन्होंने ये बयान दिया उसे लेकर सवाल उठे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो उन्हें भी अपनी चिंताएं प्रधानमंत्री को बतानी चाहिए। इसके बजाय वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चिंता जाहिर करते हैं। इससे कुछ ही समय पहले जब पनामा पेपर्स लीक हुए और 500 भारतीयों के खाते विदेशों में होने का खुलासा हुआ तो सबसे पहले ऐसे खाता धारकों के समर्थन में रघुराम राजन उतरे। हैरानी की बात यह है कि रघुराम राजन क्रोनी कैपिटलिज्म के घनघोर विरोधी हैं और उन्होंने इस पर कई पेपर्स लिखे हैं। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि सारे विदेशी खाते अवैध हों। उनके इस समर्थन से पनामा पेपर्स के जरिए काले धन की जो पड़ताल होने की उम्मीद थी वो कमजोर हो गई। चाहे बैंकों के कर्ज डूबने का मामला हो या पनामा पेपर्स हो या देश की आर्थिकी की हालात हो या ब्याज दरों में कटौती का मामला हो, रघुराम राजन हर बात पर सार्वजनिक बयान देते हैं। उनका अंदाज नेताओं वाला हो गया है। कई बार लगता है कि वे सरकारी पक्ष के नेता हैं तो कई बार वे विरोधी दल का नेता होने का एहसास कराते हैं। कायदे से उन्हें गंभीरता के साथ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। वे कई बार ब्याज दरों में कटौती कर चुके हैं, लेकिन बैंक इसका वास्तविक लाभ आम उपभोक्ताओं को नहीं दे रहे हैं। आवास और वाहन सेक्टर में मंदी बदस्तूर कायम है। बैंकों के लाखों करोड़ रुपया डूबा हुआ है। आर्थिक विकास की दर मंथर गति से बढ़ रही है। ऐसे में राजन को बैंकिंग और विकास के अलग अलग आयामों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब एक ब्रेक है, उसके बाद भारत की आर्थिकी पर चर्चा करेंगे। दुनिया जानती है, मानती है कि भारत अभी भी निवेश का आकर्षक देश नहीं बना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और नियम कानून कायदों में सुधार अटके हुए हैं। भारत का सिस्टम भरोसे लायक नहीं है, भ्रष्ट है, पारदर्शिता नहीं है। इस हकीकत के मुकाबले अच्छे दिन और तेज रफ्तार विकास की हवाबाजी के अपने खतरे। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ आर्थिक मामलों के जानकार आनंद प्रधान है। आनंद जी, पिछले 1.5 साल से देश की आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति, आर्थिकी हालातों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन जैसे बोल रहे हैं, क्या ये नहीं लगता वो अपने आप को अंधों में काने राजा की तरह अपनी थीसिस से बार बार सबको दे रहे हैं? मुझे लगता है कि जो एक राजनीतिक माहौल है और राजनीतिक स्थिति है और खास करके अर्थव्यवस्था के जो हालात हैं
उसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर के बतौर और एक अर्थशास्त्री के बतौर भी रघुराम राजन की जो एक अंतर्राष्ट्रीय छवि है, उसके कारण उसकी बात सुनी जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सुनी जा रही है, उसकी एक खास तरह की क्रेडिबिलिटी भी है। नहीं, उस क्रेडिबिलिटी के कारण उसकी तरफ मीडिया जो भी वो कहता है और कह रहा है वो उसको सुना जा रहा है। और मुझे लगता है कि जो रघुराम राजन में थोड़ा एक एक्टिव गवर्नर का भी, क्योंकि वो इकोनॉमी के विभिन्न पहलुओं पर जिस तरह से वो लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन बतौर अर्थशास्त्री इस रिजर्व बैंक के डॉक्टर मनमोहन सिंह भी गवर्नर रहे हैं, रंगराजन भी रहे हैं, और उनका परफॉर्मेंस देखा जाए बतौर गवर्नर ज्यादा बेहतर रहा है, ये उस पर कोई संदेह नहीं। लेकिन ये संकट भी नहीं संभाल पा रहे हैं, फिर भी इतना बोल रहे हैं, तो कुछ ये इनको नेतागिरी की कैसे है, क्या मतलब इसका लॉजिक क्या समझना? नहीं, मुझे लगता है कि रघुराम राजन को ये क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा कि जब रघुराम राजन को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया था तो रुपए की कीमत बहुत तेजी से गिर रही थी। नहीं, तो बतौर अर्थशास्त्री भी वो ठीक है, तमाम बातें और शक्ति भी ठीक है, लेकिन बैंक में लाना भी इसीलिए पड़ा कि एक प्रोफेशनल अर्थशास्त्री को लाया जा रहा है। वो उसका काम चुपचाप होना चाहिए था, इतना बोलने की क्या कि वो ऑफशोर कंपनी के ऊपर भी बोल रहे हैं, वो एनपीए के नैतिक मूल्य पे भी बोल रहे हैं, वो अंधों में काने पे भी बोल रहे हैं, 10 तरह की चीजें बोल रहे हैं। मुझे देखिए लगता है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने खुद भी एक तरह से अपने उस बयान पर सफाई देते हुए ये कहा है कि मेरे बात की जो भावना है, उसका जो इंटेंट है, शब्दों पर मत जाइए, शब्द हो सकते हैं कड़े, हो सकते हैं, वो हो सकता है कि बुनियादी उपयुक्त शब्द न हो, राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकली करेक्ट न हो, वो सब सफाई भी ठीक है, लेकिन क्या एक गवर्नर को चुपचाप, एक अर्थशास्त्री को चुपचाप काम करना चाहिए, या एक पॉलिटिशियन की तरह? अर्थशास्त्री और पॉलिटिशियन में कुछ तो फर्क है, ये तो समझते होंगे। मैं ये समझता हूं कि एक रिजर्व बैंक के गवर्नर, चूंकि वो पॉलिसी पोजीशन पर बैठा हुए हैं और खास करके मौद्रिक नीति के बारे में और अर्थव्यवस्था के बारे में भी, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर को बोलना भी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन वो मॉनेटरी पॉलिसी का कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स के अंदर हो, चाहे दुनिया भर के और इन्वेस्टर्स के अंदर हो, इकोनॉमी के बारे में हो, तो एक रिजर्व बैंक का गवर्नर क्या कह रहा है किसी देश का, और खास करके भारत जैसे एक इमर्जिंग इकोनॉमी का, दुनिया उसको सुनना चाहती है। ये तो मुझे लगता है कि एक तरह से गैग ऑर्डर करना ठीक नहीं होगा। गैग ऑर्डर नहीं, पर ये सारे जो काम है बुनियादी तौर पे 60-70% जो बातें जो इन पे बोली, वो एक वित्त मंत्री के लिए ज्यादा शोभा देता है देश की, वो नीति निर्धारक ज्यादा बुनियादी तौर पर है। ये अर्थशास्त्री को तो अर्थशास्त्री की तरह रहना चाहिए। नहीं, हम अर्थशास्त्री से यह भी अपेक्षा करते हैं कि देश के सामने जो अर्थव्यवस्था को लेकर के जो बहस चल रही हो, जो चर्चाएं चल रही हो, नहीं वो चर्चा नहीं चला है, उसमें अपनी तरफ से एक राय, जो रिजर्व बैंक की राय है, रिजर्व बैंक का जो पॉलिसी नीतिगत मामला, वो अपनी जगह कहना ठीक है, बिल्कुल। लेकिन कि एक अगर कंट्रोवर्सी पनामा पेपर्स आ रहे हैं तो ऑफशोर कंपनी के उनको जस्टिफाई करना है कि नहीं, ऐसे उद्योगपति कर सकते हैं, इसकी तुक क्या थी? या तो पूरा एक बयान देते नीतिगत। मुझे लगता है कि कुछ मामलों में वो ओवर रीच का भी मामला, आपका बिल्कुल ठीक कहना है, और यह भी हमें याद रखना चाहिए कि अंततः रघुराम राजन उसी लिबरल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से आते हैं, जहां जो सवाल जिनको आप कह रहे हैं कि वो अपने दायरे से बाहर जाके कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ऑफशोर बैंकिंग का सवाल हो, बैंकिंग के एनपीएस का सवाल हो, नैतिकता का सवाल हो, परसेप्शन है उसको ठीक कराने का काम वो उनका दौरे होना चाहिए। वो तो वित्त मंत्री जवाब दे, सरकार जवाब दे, वो तो तब समझ आता है। बिल्कुल, एक तरह से निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आज के उस बयान में यह है भी कि आगे उनको थोड़ा, उन्होंने खुद कहा है कि मुझे सावधानी से शब्द चुनने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह की कंट्रोवर्सी मैं खुद भी नहीं चाहता हूं। हालांकि उन्होंने जो कहा है आर्थिकी के मामले में कि तेज रफ्तार को लेकर जैसी उम्मीदें की जा रही है और वो हो रहा, वो अपनी जगह बात ठीक है, बिल्कुल सही बात। और मैं असल में मुझे लगता है कि चर्चा भी हमें उसी पर करनी चाहिए, क्योंकि जो रघुराम राजन का कहना है कि सचमुच में पिछले कुछ महीनों से एक ये है कि चूंकि दुनिया में हम सबसे तेज गति से बढ़ती हुई बार-बार हम बात हो रही है, कहीं ऐसी न हो कि हम निश्चिंतता में और खुशफहमी में पड़ जाएं, और जो उसके अनुकूल उसको उस अर्थव्यवस्था की गति को आगे बढ़ाने के लिए, और उसको बिना एक पर्सपेक्टिव और कंटेक्स्ट में रखे हुए हम ना समझें। जैसे अब अगर हम चाइना से बार बार तुलना करते हैं, तो चाइना की अर्थव्यवस्था हमारी तुलना में 5 गुना बड़ी है। नहीं, बड़ी भी है, और वहां अभी भी कैपिटल फॉर्मेशन है, अपने यहाँ का आंकड़ा 18% पहुंच गया, वहां भी 40 से ऊपर चल रहा है। 40 से देखिए, अगर क्या है कि अगर जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है वो हमारे यहाँ 30% पर आ गया इस समय, जो कि कम से कम 34 से 36% होना चाहिए। पहले था
था एक दौर में पहुंच गया था 34 से 35% तक, तभी आप 8 से 9% की ग्रोथ रेट पर पहुंच सकते हैं। वो लगातार गिर रहा है और अभी भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि हमारे देश में कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ नहीं है, ये कंजम्पशन लेड ग्रोथ है। और इसीलिए हम अभी भी अपेक्षा कर रहे हैं कि अच्छा मॉनसून आ जाए तो कंजम्पशन बढ़े, हम इसीलिए अपेक्षा कर रहे हैं कि पे कमीशन लागू हो जाएगा तो लोगों के पास ज्यादा आय आएगी तो फिर उससे कंजम्पशन बढ़ेगा। तो कंजम्पशन लेड ग्रोथ की एक सीमा होती है और उस पर बार बार जोर दिया जा रहा है कि जब तक आप इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ नहीं होगा, यानी लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे, नया निवेश होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, आय बढ़ेगी, उससे अर्थव्यवस्था की गति आगे बढ़े, ये एक बड़ा चैलेंज है। उसकी तरफ ही रघुराम राजन का इशारा था कि हमें निश्चिंत नहीं होना चाहिए। इस तरह की ग्रोथ रेट आने वाले 10-20 सालों तक जब हम लगातार अचीव कर सकेंगे तभी हम एक हद तक चाइना के करीब पहुंच पाएंगे। तो ये बड़ी चुनौती है, इसलिए खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। जी आनंद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।